तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वाट फॉर 220 वोल्ट एसी सप्लाई ऑफ 60 हर्ट्ज, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। एक चीज तो ये याद रखनी है कि जब भी आपको अल्टरनेटिंग सर्किट में, अल्टरनेटिंग करंट वाले किसी भी सर्किट में आपको करंट, वोल्टेज या पावर की वैल्यू बताई जाती है तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यूज होती है। आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस पावर ही आपको बताई जाएगी, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है वो आरएमएस वैल्यू मानी जाती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है, ए लाइट बल्ब इज रेटेड 150 वाट। अब वाट तो पावर की यूनिट होती है, यानी यहाँ पे आपको बल्ब की पावर दे रखी है P इक्वल टू कौन सी वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू, ये है 150 वाट के बराबर। साथ में जो एसी सप्लाई आपने उसके अक्रॉस लगा रखी है उसकी वैल्यू भी आपको बता रखी है 220 वोल्ट। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये है वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। कौन सी वैल्यू है, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, कितनी है, 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 60 हर्ट्ज के बराबर। पहली चीज इसने पूछी है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितना है। देखो पावर और वोल्टेज और रेजिस्टेंस इन तीनों में एक रिलेशन होता है। पावर को आप लिख सकते हो पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। देखो पावर के तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज और करंट की टर्म्स में V इंटू आई, और करंट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में होता है पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर। और अगर V यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखना हो तो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन आर। आप ओम्स लॉ को यूज करके इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। अब यहाँ पे बात ये चल रही है कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस हमको बताना है। अब क्योंकि आपको आरएमएस वैल्यूज गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को आरएमएस वैल्यूज की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। पावर की जगह लिख दो पी आरएमएस, वोल्टेज की जगह लिख दो वी आरएमएस, है ना। V की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 220 वोल्ट, उसका स्क्वायर करेंगे और R को इधर ले जाओ और पावर को इधर इसके नीचे लिख दो, तो ये आ जाएगा 150 अपॉन में। इसको लिख देता हूँ रीअरेंज करके। जैसे R आपको फाइंड करना है तो वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई P लिखना पड़ेगा। तो मैंने वी आर एम एस की वैल्यू पुट कर दी, पावर की वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज इसने पूछी है बी वाले पार्ट में कि आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब बताओ, कि जो बल्ब है उसमें आरएमएस करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो अगेन देखो पावर आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है और करंट आपको पूछा है, तो पावर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इनटू करंट लिख सकते हैं। तो इसको आरएमएस वैल्यूज की टर्म्स में फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो, पी आरएमएस इक्वल टू वी आरएमएस इनटू आई आरएमएस। एक चीज का ध्यान रखना, अगर इधर आरएमएस वैल्यू लिखी है तो फॉर्मूले के दूसरी साइड में भी आरएमएस वैल्यूज ही वोल्टेज या करंट या पावर की लिखनी होती है अपन को। आपको पूछा है आई आरएमएस कितना होगा, तो आई आरएमएस इक्वल टू हम लिखेंगे पी आरएमएस डिवाइडेड बाई वी आरएमएस। पावर कितनी है 150 वाट, ठीक है, और वी आरएमएस कितना दे रखा है 220 वोल्ट। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आई आरएमएस, है ना। इससे जो भी आएगा वो आपका आरएमएस करंट होगा जो बल्ब के थ्रू फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है, कर लोगे कंप्लीट इसको। एक क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। क्या क्या दे रखा है पहले वो नोट कर लो। ये बोल रहा है कि इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 44 मिली हेनरी, ठीक है, और इसको हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है जिसकी आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट। एक चीज याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट या पावर की वैल्यू दे रखी है तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यूज होती है, और अगर आपको पूछा जाता है तो वो भी आपको हमेशा आरएमएस वैल्यू पूछी जाती है, चाहे वो बताए या नहीं बताए। अगर उसने क्वेश्चन में ये बोल ही दिया कि मैक्सिमम करंट बताओ तो अलग बात है। बाकी अगर वो बोले कि बताओ कि सर्किट में करंट कितना है, जैसे इसमें पूछा है कि डिटरमाइन द, इसमें तो चलो बोला इसने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट पूछी है, लेकिन अगर ये आरएमएस वर्ड ऐड नहीं करता और ये पूछता है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट, तब भी हम आरएमएस वैल्यू ही बताते। अल्टरनेटिंग करंट की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज मानी जाती हैं वो कौन सी होती है, आरएमएस वैल्यूज होती है, तो वही हमेशा बताई जाती है और वही हमको गिवन होती है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है एसी की 50 हर्ट्ज के बराबर, और आपको पूछा है कि आरएमएस करंट बताओ, तो आई आरएमएस कैलकुलेट करना है। सिंपल ओम्स लॉ लगाएंगे, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज को हम ईआरएमएस लिखेंगे क्योंकि हमें आरएमएस करंट फाइंड करना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप आरएमएस करंट फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पे ईआरएमएस आएगा,
अगर अगर आप आई नोट फाइंड कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर ई नोट आएगा। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई फाइंड कर रहे हो, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ई आएगी। उसके अकॉर्डिंग लिखना है दोनों साइड में। तो वोल्टेज को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से, तो अपने पास क्या आएगा, करंट। लेकिन रेजिस्टेंस तो सर्किट में है ही नहीं, ये तो इंडक्टर वाला सर्किट है। और क्या इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, रेसिस्ट करता है? हाँ जी, रेसिस्ट करता है। उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल। तो यहाँ पे एक्सएल आएगा आर की जगह। अगर सर्किट में रेजिस्टेंस होता तो हम उसको भी कंसिडर करते। अभी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इंडक्टर है, तो इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको क्या लिखते हैं हम लोग? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला बताओ। ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। एफ हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इजीली ये आरएमएस करंट फाइंड कर सकते हैं। देखो ई आरएमएस कितना है? 220। ओमेगा को मैं लिखूंगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई और एफ की वैल्यू 50 दे रखी है, इनटू एल। एल कितना है? 44 मिली हेनरी। मिली मतलब 10 की पावर -3। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा? तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। इसको कैलकुलेट करोगे ना पूरे को, तो ये आएगा 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, फिर ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि 100/2 पाई, यानी कि 50 पाई एम्पियर आप इसको बोल सकते हो। तो आंसर क्या है? 50 पाई एम्पियर। ये अपना फाइनल आंसर है। ये है आरएमएस करंट इन द सर्किट। ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है, A 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Find the peak current. Maximum value of current बतानी है। देखो peak current किसको बोला जाता है? Maximum value of current को बोला जाता है peak current। देखो जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है हमको 15 माइक्रोफेरेड, और इसको 220 वोल्ट के एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। तो ये 220 वोल्ट क्या है? आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है जी। पीक करंट बताना है, यानी कि आई नोट बताना है। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो करंट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। देखो आई नोट कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ई नोट लिख रहा हूं, ध्यान दिया आपने। अगर मैं आई आर एम एस कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे ई आर एम एस लिखूंगा। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट यानी आई कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी कि ई लिखेंगे। दोनों साइड में सेम टाइप की चीजें होनी चाहिए। ये नहीं हो कि यहाँ पे आई नोट लिख दिया, इधर ई आर एम एस लिख दिया, ये नहीं होगा। इधर आई आर एम एस है, इधर ई नोट लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों साइड में सेम चीज लिखनी है। ठीक है। तो करंट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन सा लेना है यहाँ पे? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एसी के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। आर मत पुट कर देना, आर तो है ही नहीं सर्किट में। यहाँ पे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आएगा एसी के लिए। ये जो एक्सएल एक्सी ये क्या है? ये रेजिस्टेंस टाइप की चीज है। अल्टरनेटिंग करंट को एक इंडक्टर कितना रोक पाएगा? वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अल्टरनेटिंग करंट को एक कैपेसिटर कितना रोक पाएगा? वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। इस तरीके से इनको डिफाइन करते हैं। इनकी यूनिट भी ओम होती है। एक्सएल और एक्सी की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम में मेजर करते हैं इनको। जैसे रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं वैसे ही एक्सएल और एक्सी को भी ओम में मेजर करेंगे। अब ईआरएमएस दे रखा हमको, ई नोट तो दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं। आपको ईआरएमएस और ई नोट में रिलेशन पता है। ईआरएमएस इक्वल टू क्या होता है? ई नोट बाई √2। तो ई नोट आएगा √2 इंटू ई आर एम एस। और ये जो एक्सी है इसका फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा तो आई नोट इक्वल टू क्या लिखेंगे? √2 इंटू ई आर एम एस इंटू ओमेगा सी। अब ये सारी वैल्यूज अपन पुट करेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, उससे आई नोट आ जाएगा। जैसे √2 इंटू ई आर एम एस कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। और ओमेगा कितना है? तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ। एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है 15 माइक्रो, मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, जो सर्किट में फ्लो हो रहा होगा। ठीक, कर लोगे इसको कैलकुलेट? चलो ठीक। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ देखो, 3 electrical circuits having AC sources of variable frequency are shown in figure. Initially, the current flowing in each of these is same. If the frequency of the applied AC source is increased, how will the current flowing in these circuits be affected? Give reason for your answer.
ये बोला कि तीन अलग अलग यहाँ पे सर्किट दिखा रखे हैं, एक में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक में इंडक्टर और एक में कैपेसिटर। शुरुआत में तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है। शुरुआत में क्या है, तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है, और सेम वोल्टेज सोर्स तीनों के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है अभी एफ के बराबर। तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ के बराबर है, और तीनों बराबर वोल्टेज के एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखे हैं। ठीक है, बस चेंज यहाँ पे है कि तीन कंपोनेंट अलग अलग हैं, बाकी ये सोर्स सेम है, करंट भी सर्किट में सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम रखी हुई है सोर्सेस की। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज सोर्स इज इंक्रीज, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो बताओ सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पे क्या इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों कंपोनेंट पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से इनकी वैल्यूज कैसे चेंज होती है। पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं एक ग्राफ के थ्रू ये चीज बता रहा हूं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो किस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होगा। भाई जो रजिस्टर होता है वो चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, दोनों को बराबर तरीके से रोकेगा। ये कोई पार्शियलिटी नहीं करता कि एसी को ज्यादा रोकता है डीसी को कम रोकता है, ऐसा नहीं है। जो रजिस्टर है उसमें से चाहे अल्टरनेटिंग करंट पास हो चाहे डायरेक्ट करंट पास हो, दोनों को बराबर रोकेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जितना रेजिस्टेंस एसी के लिए है उतना ही डीसी के लिए है, चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इंडक्टर के लिए देखते हैं। अब इंडक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है एसी के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सएल, और आपको याद होगा एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, है ना। तो एक्सएल क्या आ गया, 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर आ गया। अब आप खुद बता सकते हो कि जो एक्सएल की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगी। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 पाई और एल तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सएल फ्रीक्वेंसी के साथ में इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब एक्सएल अगर एफ बढ़ाओगे तो एक्सएल भी बढ़ेगा। इसका मतलब इससे जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, ये ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमको समझ में आया फॉर्मूले से। फिर तीसरा कंपोनेंट कौन है यहाँ पे, तीसरी चीज कौन है यहाँ पे, तीसरी जो चीज है यहाँ पे वो है कैपेसिटर। तो उस पर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं, उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे। एक्सी का फॉर्मूला होता है एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ, है ना। तो एक्सी का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। अब बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एफ नीचे लिखा है एक्सी ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, हाइपरबोलिक टाइप। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी, बताओ। ठीक है जी, अब आपको ये देखना है कि करंट कैसे चेंज होगा सर्किट में। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ में चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब करंट भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड केस में बताओ, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा। अब करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन, सर्किट में एल कनेक्टेड है और इंडक्टर का जो एसी के लिए रेजिस्टेंस है उसको एक्सएल बोलते हैं, तो एक्सएल से इसको डिवाइड करोगे। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह क्या आएगा यहाँ पे एक्सएल, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, उसके लिए एक्सएल लिखना होता है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। ग्राफ से समझ में आ रहा है, ये एक्सएल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ने से करंट कम होता जाएगा। और तीसरा वाला जो केस है उसमें देखो, अगर आप करंट को लिखते हो तो इसको लिखेंगे इसमें करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन एक्सी, कैपेसिटर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सी लिखा जाता है। अब आप बताओ अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सी की वैल्यू कम होती जाएगी। एक्सी अगर कम होगा इस फॉर्मूले में तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगा करंट। आया समझ में। तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट कम हो जाएगा, और थर्ड केस में जब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट इंक्रीज होगा। आया समझ में, क्लियर है एकदम, ठीक। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है उनका बिहेवियर हमने समझा है इस क्वेश्चन में,
कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से उन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, देखो। ए रजिस्टर ऑफ 400 ओम, an inductor of 5 upon pi Henry and a capacitor of 50 upon pi microfarad are connected in series across a source of alternating voltage 140 sin 100 pi t volt. Find the voltage, कौन सा वोल्टेज फाइंड करना है, RMS, across the resistor, inductor and capacitor. Is the algebraic sum of these voltages more than the source voltage? If yes, then resolve the paradox. ये बोल रहा है कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप बताओ, और इन तीनों को ऐड करके देखो क्या ये सोर्स वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है, और अगर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि सोर्स वोल्टेज जितना वोल्टेज सप्लाई करेगा उतना ही तो सर्किट में मिलेगा। तो ज्यादा अगर आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन करो कि ये ज्यादा क्यों आ रहा है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक एक करके जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। इसने दिया कि एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, 400 ओम। रजिस्टर की वैल्यू दे रखी है 400 ओम। इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है 5 अपॉन पाई हेनरी, और कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 50 अपॉन पाई माइक्रोफेरेड। ये आपको वैल्यूज गिवन है। ठीक है जी, ये तीनों वैल्यूज बता दी इसने। एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है जिसकी इक्वेशन दे रखी है E इक्वल टू 140 साइन 100 पाई टी वोल्ट। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो, यहां पे साइन फंक्शन के इधर क्या लिखा होता है, हमेशा ई नोट लिखा होता है। इसका मतलब ई नोट की वैल्यू इसने क्या दी है, 140 दी है। ई नोट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो कितना दिया है इसने, 140 वोल्ट के बराबर दिया है। और टी का मल्टीपल हमेशा कौन होता है, ओमेगा। टी का मल्टीपल हमेशा कौन होता है, ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू इसने किसने दी है, कितनी दी है, 100 पाई के बराबर दी है। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है जो हमने यहां से देख के पता लगा ली, और साइन फंक्शन के इधर जो भी लिखा होता है वो होता है अपना ई नोट। तो ई नोट की वैल्यू कितनी है, 140 वोल्ट के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यूज अपने पास आ गई। ठीक है जी, ओके। अब पहले ई आर एम एस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, ई नोट बाई √2। तो ई नोट है 140 और √2 होता है 1.414। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 100 के बराबर आएगा। तो 100 वोल्ट है अपना ई आर एम एस, ये 100 वोल्ट वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है जी, अच्छा एक चीज और कैलकुलेट कर लेते हैं। इंडक्टर का जो एसी के लिए रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है, 100 पाई, और एल कितना है, 5 अपॉन पाई। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 500 ओम। याद रखो एक्सएल और एक्सी इन दोनों की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। इंपीडेंस की यूनिट भी ओम होती है। ठीक है, एक्सी क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन 100 पाई, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 अपॉन पाई, और ये माइक्रो में दे रखा, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करोगे तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 5000। ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये सॉल्व करने पे आएगा 200 ओम। क्या आएगा, 200 ओम के बराबर ही आएगा। आया समझ में। तो एक्सी की वैल्यू अपने पास आ गई, एक्सएल आ गया, आर इसने दिया ही है अपन को। तो क्या हम पूरे सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है जिसको हम इंपीडेंस बोलते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये आ गया अपने पास सर्किट का इंपीडेंस। वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो। आर की वैल्यू कितनी है, 400, और एक्सएल की वैल्यू कितनी आई सॉल्व करने पे, 500। एक्सी कितना आया, 200। सॉल्व करेंगे इसको तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 400 का स्क्वायर, और इधर ये बनेगा 300 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 500। पूरा सॉल्व करने पे आएगा 500 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने पे क्या आएगा, 500 ओम अपने पास आंसर निकल के आएगा। ठीक है जी, ये आ गया इंपीडेंस। इसने बोला कि आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप बताओ इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। तो उसके लिए आपको आईआरएमएस फाइंड करना पड़ेगा, और आईआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईआरएमएस डिवाइडेड बाई जेड।
अगर सीरीज आरएलसी सर्किट है तो उसका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसको इंपेडेंस जेड बोलते हैं, और ईआरएमएस को जेड से डिवाइड करोगे तब जाके अपने पास क्या आएगा, आईआरएमएस आएगा। आईआरएमएस कैलकुलेट कर लेते हैं। ईआरएमएस की वैल्यू कितनी सॉल्व करी थी अभी, 100, ठीक है। जेड की वैल्यू कितनी, 500 ओम, तो ये आएगा 1/5 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, आईआरएमएस आ गया। अब एक एक करके सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। जैसे रेजिस्टर के अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा आईआरएमएस इंटू आर के बराबर। आईआरएमएस कितना है, 1/5, आर कितना है क्वेश्चन में दिया है 400 ओम, कितना आएगा 80 वोल्ट। इसी तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, आईआरएमएस इंटू एक्सएल। आर की जगह कौन आ जाएगा, एक्सएल। इंडक्टर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सएल बोलते हैं, तो करंट को एक्सएल से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, आईआरएमएस 1/5, और एक्सएल की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी, ये आ रही है 500। कितना आएगा ये सॉल्व करने पे, 100 वोल्ट आएगा। और इसी तरीके से वीसी कितना आएगा, आईआरएमएस इंटू एक्ससी, ये आईआरएमएस 1/5 और एक्ससी की वैल्यू कितनी है 200, सॉल्व करने पे कितना आएगा 40 वोल्ट। तीनों चीजें आ गई। अब एक चीज देखो, अगर मैं इन तीनों को डायरेक्टली ऐड करता हूं, वी आर, वी एल और वीसी को मैं डायरेक्टली ऐड करता हूं, 80 + 100 + 40, तो ये 220 वोल्ट बनेगा। और ईआरएमएस यानी कि आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो सर्किट में सप्लाई की गई है वो 100 वोल्ट है, यानी कि जो सप्लाई किया है सोर्स ने आरएमएस वोल्टेज वो तो 100 वोल्ट है, और इन तीनों कंपोनेंट्स को मिला के जो टोटल मिला वो 220 वोल्ट है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जितना वोल्टेज सोर्स सप्लाई करेगा उतना ही तो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलेगा, उससे ज्यादा कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि आप इनको डायरेक्टली ऐड कर रहे हो। वी आर, वी एल और वीसी इन तीनों को डायरेक्टली ऐड करना है क्या, नहीं। हमने एक फेजर डायग्राम बनाया था सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए, और उसमें हमने ये देखा था कि वी आर, वी एल और वीसी ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। उसका फेजर जो था ना, वी आर का, वी एल का और वीसी, ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में थी, और आपको इनका वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। और उसके लिए फॉर्मूला बनता है ई आर एम एस इक्वल टू, अगर आपको वेक्टर एडिशन वाले फॉर्मूले से इनको सॉल्व करना है ऐड करके, क्योंकि अलग अलग फेज में होते हैं, इसलिए वो फॉर्मूला बनता है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये 100 वोल्ट के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर तो सही है, और डायरेक्टली ऐड करोगे तो वो कैलकुलेशन करना गलत है, क्योंकि डायरेक्टली ऐड करना ही नहीं है इसको। जैसे वी आर है अपना 80 और वी एल कितना है 100 और वी सी कितना है 40, ठीक है। 80 का स्क्वायर बनेगा इधर, इधर 60 का स्क्वायर बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये सॉल्व करने पे 100 आ रहा होगा। इसका मतलब कैलकुलेशन अब सही है। ईआरएमएस 100 वोल्ट है, तो तीनों को अगर आप फेज के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐड करोगे तो आंसर 100 वोल्ट ही आ रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ऐड करोगे 80 + 100 + 40 तो ये 220 वोल्ट आएगा, जो कि अप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू से ज्यादा आएगा, जो कि गलत होगा। तो इस तरीके से ऐड करना ही नहीं है अपन को। इसने यही पूछा है कि इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। तो हाँ, अगर एल्जेब्रिक सम करेंगे तब तो ज्यादा ही आएगा। इफ यस देन रिजॉल्व द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बोलते हैं पहेली को, मतलब ये जो गड़बड़ हो रही है इसको सॉल्व करके बताओ। तो सॉल्व यही करना है कि आप इनको डायरेक्टली ऐड कर नहीं सकते, डायरेक्टली ऐड करोगे तो आंसर भी ज्यादा ही आएगा। आपको इनको फेज के अकॉर्डिंग ऐड करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इससे आंसर 100 वोल्ट ही आ रहा है, जो कि सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड करना है, तो आप प्रॉपर मेथड से इनको ऐड करो, आंसर सेम आएगा। आया समझ में, क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर आर 30 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 60 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट। जो अप्लाइड वोल्टेज और करंट है उनके बीच का फेज डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है। क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले वो नोट कर लेते हैं। इसने बोला कि सर्किट में हमने तीन चीजें लगा रखी है, एक तो रेजिस्टर लगा रखा है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपको दिया हुआ है। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 30 वोल्ट, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है
30 वोल्ट, और जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो है 60 वोल्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और पूछा है कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, ये कैलकुलेट करके बताओ। तो कोई भी सीरीज आरएलसी सर्किट हो उसके लिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें एक्सएल एक्सी और आर की वैल्यू तो गिवन नहीं है, आपको तो वीएल वीसी वीआर दे रखा है, कोई बात नहीं। आप इस फॉर्मूले में ऊपर नीचे, यहां पे ऊपर नीचे आईआरएमएस से मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं क्या बनता है फॉर्मूला। टेन इनवर्स, मैंने आईआरएमएस से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बन गया आईआरएमएस इंटू एक्सएल माइनस आईआरएमएस इंटू एक्सी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, आईआरएमएस इंटू आर। अब ये जो आईआरएमएस इंटू एक्सएल है इसको आप क्या लिख सकते हो, ये है आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, और ये आईआरएमएस इंटू एक्सी इसको क्या बोल सकते हो, आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, और आईआरएमएस इंटू आर को क्या बोल सकते हो, आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो यही फॉर्मूला अब इसमें कन्वर्ट हो गया, देखो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स, अब ये वोल्टेज की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। यहां पे लिखेंगे वीएल माइनस यहां पे लिखेंगे वीसी, और नीचे क्या लिखना है, वीआर लिखना है। अब ये तीनों वैल्यूज हमको गिवन है क्वेश्चन में, वीएल कितना है 30, वीसी कितना है 30 डिवाइडेड बाई 60, लेकिन ये तो जीरो आएगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही बनेगा, तो फाई की वैल्यू टेन इनवर्स जीरो के बराबर आएगी, और टेन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है, आया समझ में। अब ये तो हमने कैलकुलेट किया है इस तरीके से, ये तो बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरीके से पूरा लिखना है, लेकिन आप इसको बिना पेन चलाए भी कर सकते हो क्वेश्चन को। आपको ये फॉर्मूला याद होता है, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्वेश्चन में बोला है कि वीएल और वीसी आपस में क्या है, बराबर, और ये एक ही केस में बराबर हो सकते हैं अगर एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो, तभी ये बराबर होंगे, क्योंकि वीएल की वैल्यू है आईआरएमएस इंटू एक्सएल और वीसी की वैल्यू है आईआरएमएस इंटू एक्सी, आईआरएमएस दोनों में कॉमन है, तो एक्सएल और एक्सी बराबर होंगे तभी तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आ सकती हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं वीएल और वीसी, इसका मतलब एक्सएल और एक्सी भी बराबर होंगे, तो ये तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, कैंसिल होके जीरो, टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, तो आंसर आ गया जीरो। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप सीधा टिक कर सकते हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो क्या है, पूरा फॉर्मूला लिख के तरीके से बताना पड़ेगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। उसमें सीधा टिक करेंगे तो चलेगा नहीं। बोर्ड एग्जाम में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और उसमें आपको पूरा लिखना है, तो उसमें तो पूरा लिखना पड़ेगा नहीं, है शॉर्ट में लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए वहां तो ये पूरा डिटेल में लिखना है। आया समझ में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फिगर शोज ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद L इक्वल टू 10 हेनरी, C इक्वल टू 40 माइक्रोफेरेड एंड R इक्वल टू 60 ओम कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट सोर्स। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंस। मतलब वो कौन सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगा, तो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रहा है ये। सेकंड पूछा है द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर दी होगी सोर्स की, तो उस कंडीशन में आपको करंट कितना मिलेगा, कौन सा करंट पूछा है, तो कुछ भी नहीं बोला हो तो हम आरएमएस करंट हमेशा कैलकुलेट करके बताएंगे। तीसरी चीज पूछी है द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एट रेजोनेंस। मतलब रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तीन चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। पहले तो हम रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या क्या दे रखा है पहले नोट कर लेते हैं। देखो एल की वैल्यू दे रखी है आपको 10 हेनरी, सी की वैल्यू दे रखी है 40 माइक्रोफेरेड, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 ओम दे रखी है। और ये जो एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है इसकी वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ईआरएमएस की वैल्यू दे रखी है 240 वोल्ट के बराबर। ये सारी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है। पहली चीज कैलकुलेट करनी है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC। क्या एल और सी की वैल्यूज हमको पता है? हाँ जी पता है, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे इसको। देखो एल की वैल्यू कितनी है 10, सी की वैल्यू कितनी है 40, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। सॉल्व कर लो इसको। तो ये देखो पूरा सॉल्व करोगे 10 की पावर -6 से तो बाहर आएगा 10 की पावर -3, जो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट के अंदर 400 बचेगा और 400 से बाहर आएगा 20। पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 50
रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, पहला आंसर आ गया। फिर इसने पूछा है द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताओ। कौन सा करंट पूछा है? IRMS। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है? ERMS अपॉन Z। सीरीज RLC सर्किट के लिए जो इंपेडेंस की वैल्यू है ना, वो आपको यहाँ पे ERMS के नीचे लिखनी है, तो हम IRMS कैलकुलेट कर पाएंगे इससे। लेकिन इसने कौन से कंडीशन में पूछा है? करंट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की केस में। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जब आपने अप्लाई कर रखी होगी तब आपको बताना है कि करंट कितना होगा, यानी कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन होगी। और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन जब भी होती है, सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन जब भी होती है, तो Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? R के बराबर। लिख देते हैं इधर, एट रेजोनेंस Z क्या होगा? R के बराबर होगा। तो IRMS इक्वल टू क्या लिखेंगे? ERMS डिवाइडेड बाई R लिखेंगे, सिंपल। अब R की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ERMS भी दिया हुआ है, तो इससे कैलकुलेट कर लो IRMS कितना आएगा। IRMS आएगा 240 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 4 एम्पियर। ये आ गया RMS करंट। ठीक है, थर्ड चीज पूछिए द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस RMS पोटेंशियल ड्रॉप आपको पूछा जा रहा है। इंडक्टर के अक्रॉस RMS पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होगा VL इक्वल टू IRMS इंटू XL। इंडक्टर का AC के लिए जो रेजिस्टेंस होता है उसको XL से डिनोट किया जाता है, तो फॉर्मूला बनेगा IRMS इंटू XL। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L। XL क्या होता है? ओमेगा L। अब रेजोनेंस कंडीशन में ये पूछ रहा है आपको RMS वोल्टेज ड्रॉप, तो ओमेगा की जगह ओमेगा R लिखना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। IRMS तो अपने पास आ गया 4 एम्पियर, तो ये तो 4 पुट कर दो। ओमेगा R की वैल्यू है यहाँ पे 50 और L की वैल्यू कितनी दे रखी है इक्वेशन में? 10 हेनरी, तो 10 आ गया। ये पूरा सॉल्व करोगे तो 2000 वोल्ट अपना आंसर आएगा। तो RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कितना होगा? 2000 वोल्ट के बराबर होगा। ये सारे आंसर आ गए इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन ए गिवन कॉइल इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट डीसी सोर्स 2 एम्पियर करंट फ्लोस and when the same coil is connected to 200 volt 50 hertz AC source only 1 ampere current flows in the circuit. Explain why the current decreases in the latter case. सेकेंड केस में करंट डिक्रीज क्यों हो गया? और सेकंड पूछा है कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल यूज्ड। पहले तो क्या दे रखा है पहले वो नोट करते हैं। देखो इसने किसी कॉइल की बात की है, ये किसी कॉइल की बात कर रहा है। कॉइल मतलब एक इंडक्टर, और उसको पहले एक डीसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट, और इससे सर्किट में करंट कितना फ्लो हुआ? 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, ऐसा इसने बोला। ये जो इंडक्टर है इसका सेल्फ इंडक्टेंस मान लो L के बराबर है। ठीक है, जो डीसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। याद रखना है, जो डीसी वोल्टेज सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या मानी जाती है? 0, क्योंकि डीसी टाइम के साथ में चेंज नहीं होती, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0 के बराबर होगी। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 है, ये चीज क्लियर है एकदम। ठीक है, अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो इंडक्टर का डीसी के लिए जो रेजिस्टेंस होगा जिसको हम एक्सएल बोलेंगे वो कितना होगा? तो एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी, क्योंकि ओमेगा होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो अगर एफ ही 0 है तो ओमेगा भी 0 होगा, और उसकी वजह से एक्सएल की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 0 आएगी। ये चीज समझ में आई क्या? इसका मतलब इंडक्टर डीसी को 0 अपोज करेगा, इंडक्टर डीसी को इजीली अपने अंदर से पास होने देगा, उसका अपोजिशन करेगा ही नहीं। अगर ये इसका अपोजिशन नहीं कर रहा तो सर्किट में करंट आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए, इनफाइनाइट मिलना चाहिए, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस 0 है तो यानी इंडक्टर का डीसी के लिए रेजिस्टेंस 0 है तो करंट आपको कितना मिलना चाहिए? वोल्टेज है 200 वोल्ट, तो 200 अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट आना चाहिए, जबकि करंट कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। इसका मतलब सर्किट में एक और चीज छुपी हुई है और वो है रेजिस्टेंस। ये जो इंडक्टर है, ये जो कॉइल है, ये जिस कॉपर वायर की बनाई गई होगी उसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे इंडक्टर के साथ में सीरीज में आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई आइडियल इंडक्टर नहीं है, आइडियल इंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो इंडक्टर दे रखा है ये कोई आइडियल इंडक्टर नहीं है। क्वेश्चन में कहीं भी बोला भी नहीं है कि ये एक आइडियल कॉइल है। आइडियल कॉइल का रेजिस्टेंस क्या मानना है? 0। तो ये एक कॉइल है जिसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा और उसको इसके साथ में सीरीज में काउंट करना है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे,
लेकिन रेजिस्टेंस तो होगा सर्किट में, तो इसकी वजह से सर्किट में करंट 2 एम्पियर ही फ्लो हो पाएगा। तो इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर्किट में रेजिस्टेंस कितना लगाया गया होगा। कैसे? देखो, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज कितना लगा रखा है, 200 वोल्ट, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हुआ, 100 ओम हुआ। इसका मतलब ये जो कॉइल आप यूज कर रहे हो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम के बराबर है। ठीक है, ये तो आ गई अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हम इस डीसी वोल्टेज सोर्स को हटा के एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं सेम वोल्टेज का। अब मैंने क्या किया, ये जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस, जिसका कुछ रेजिस्टेंस भी है आर, इसके अक्रॉस एक एसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ये एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है और इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है, 200 वोल्ट है। और इससे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है अब, यानी कि आईआरएमएस, वो कितना है, 1 एम्पियर के बराबर है। ये बोले कि सेकंड केस में करंट कम क्यों हो गया, पहले तो 2 एम्पियर करंट था 200 वोल्ट पे, अब 200 वोल्ट पे सिर्फ 1 एम्पियर करंट फ्लो हो पा रहा है सर्किट में, तो ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन आपको पूछ रहा है ये। देखो रीजन क्या है, यहाँ पे सर्किट का जो इंपीडेंस होगा, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा जिसको इंपीडेंस बोलेंगे, वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ, सर्किट में दो चीजें कनेक्टेड है, एक तो आर और एक एल। कैपेसिटर सर्किट में है नहीं, अगर सीरीज आरएलसी सर्किट होता तब तो उसका इंपीडेंस होता अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, लेकिन क्योंकि कैपेसिटर नहीं है तो एक्ससी की वैल्यू 0, तो जेड का यानी इंपीडेंस का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है इंपीडेंस का। पहले जो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस था वो आर के बराबर था, लेकिन अभी किसके बराबर है, जेड के बराबर है, और जेड की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इस बार एक्सएल 0 नहीं होगा, पहले तो ये 0 हो गया था डीसी के लिए, अब 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 नहीं होती। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है क्या क्वेश्चन में, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अभी इसकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है। कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, 50 हर्ट्ज, तो इसकी वजह से जो एक्सएल की वैल्यू है वो 0 नहीं होगी। पहले तो ये 0 बन रहा था, और जब ये 0 था तो इंपीडेंस आपको मिनिमम मिल रहा था पहले केस में, लेकिन अभी क्या होगा, आर स्क्वायर में एक्सएल स्क्वायर भी ऐड होगा, फिर सॉल्व करोगे तो ये जेड की वैल्यू आएगी जो पहले से ज्यादा आएगी। पहले सर्किट में ओवरऑल जो रेजिस्टेंस था वो आर के बराबर था, यानी कि 100 ओम के बराबर था, अभी इंपीडेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक्सएल भी काम कर रहा है सर्किट में, और अगर इंपीडेंस बढ़ेगा तो करंट का फॉर्मूला ये होता है आईआरएमएस इक्वल टू ईआरएमएस अपॉन जेड। जेड की वैल्यू पहले से ज्यादा आएगी, आर से तो ज्यादा ही आएगी इसको सॉल्व करोगे तो, क्योंकि आर स्क्वायर में ये ऐड कर रहे हो तो आंसर आर से बड़ा आएगा, और इसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो पहला आंसर तो यही है कि करंट कम क्यों हो गया, क्योंकि सर्किट का इंपीडेंस बढ़ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यूज करके आप सर्किट का इंपीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आईआरएमएस इसने बता दिया सर्किट में और ईआरएमएस बता दिया सेकंड केस में, तो आप जेड कैलकुलेट कर सकते हो इससे। जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईआरएमएस अपॉन आईआरएमएस। ईआरएमएस कितना है, 200 वोल्ट, आईआरएमएस कितना है, 1 एम्पियर, इसका मतलब ये आएगा 200 ओम के बराबर। देखो सेकंड केस में इंपीडेंस ज्यादा आ रहा है ना, पहले केस में कितना था, आर के बराबर 100 ओम, एक्सएल तो 0 था, तो आर की वजह से ही सर्किट में करंट कंट्रोल हो रहा था, और आर की वैल्यू थी 100 ओम, अब कितना हो गया, 200 ओम हो गया। तो रेजिस्टेंस या इंपीडेंस बढ़ने से करंट डिक्रीज हो गया सेकंड केस में। एक चीज इसने ये भी पूछी है कि कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल यूज्ड। जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल का वो कितना होगा, एल की वैल्यू बतानी है। जेड हमने कैलकुलेट कर लिया, ये जेड का फॉर्मूला है। आर की वैल्यू हमको पहले से पता ही है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर पता है, जेड पता है, तो एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, और एक्सएल पता है तो फिर एल भी कैलकुलेट कर सकते हैं उससे, तो इससे कैलकुलेट करेंगे। देखो इस वाले फॉर्मूले को मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूं, तो ये आएगा जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो पहले तो एक्सएल कैलकुलेट कर लो, एक्सएल आएगा, ये देखो आर स्क्वायर इधर माइनस करोगे तो ये आएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट करना पड़ेगा तब जाके एक्सएल की वैल्यू आएगी अपने पास। जेड की वैल्यू कितनी है, 200, और आर की वैल्यू है 100, तो पुट करके सॉल्व करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू आएगी 100, दोनों में से कॉमन लेके बाहर निकाल दो तो ये आ जाएगा, स्क्वायर है ना तो 100 स्क्वायर कॉमन आएगा, और वो बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो 100 बाहर आएगा, फिर अंडर रूट में बचेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ पे 1, 4 - 1 यानी कि 3, तो ये आ गया अपने पास में एक्सएल। और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल या 2 पाई एफ इंटू एल। ये किसका फॉर्मूला है,
ये एक्सएल का फॉर्मूला है, तो एल पूछा है आपको, तो ये आएगा 100√3 डिवाइडेड बाई ये 2 पाई एफ, नीचे जाएगा। एफ की वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो ये 50 पुट कर दो। अब 50 इंटू 2 ये 100 बनेगा, जो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा √3/पाई। ठीक है, हेनरी में ये आंसर आ जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी। तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है √3/पाई हेनरी। आया समझ में? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ शोन हियर डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ करंट IRMS एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फॉर 2 डिफरेंट सीरीज LCR सर्किट। दो अलग अलग सीरीज LCR सर्किट है, उनके लिए ओमेगा जिसको हमने x एक्सिस पे लिया हुआ है और करंट यानी कि y एक्सिस पे लिया हुआ है करंट को, इनके बीच का ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ये दो अलग अलग ग्राफ आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये पहला वाला ग्राफ है जिसमें आपको करंट ज्यादा दिखा रखा है, ज्यादा ऊंचाई तक जा रहा है ये ग्राफ, तो इसका मतलब इसमें करंट क्या है? ज्यादा है। और दूसरे वाला जो ग्राफ है उसकी हाइट थोड़ी सी कम दिखा रखी है यहाँ पे, इसका मतलब उसमें करंट की वैल्यू कम है। लेकिन इन दोनों ग्राफ में एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी। क्या चीज बताओ? दोनों के लिए रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। आपको पता है कि किसी भी सीरीज RLC सर्किट में मैक्सिमम करंट आपको तभी मिलता है जब आप रेजोनेंस कंडीशन सर्किट में अप्लाई करते हो। और रेजोनेंस का मतलब होता है कि जो सोर्स है, जो भी आपने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर बराबर होनी चाहिए 1/√LC के। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी आप सोर्स की सेट कर देते हो एल और सी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, तो आप सर्किट में करंट मैक्सिमम ले सकते हो। आप देख रहे हो कि ओमेगा आर की जो वैल्यू 1 है, ओमेगा आर की वैल्यू क्या है? 1 रेडियन पर सेकेंड। उस टाइम पे आपको पहले सर्किट में भी मैक्सिमम करंट मिल रहा है और दूसरे सर्किट में भी आपको मैक्सिमम करंट मिल रहा है। दोनों सर्किट में आपको करंट क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। ये चीज समझ में आई क्या? ओमेगा आर फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों सर्किट में आपको करंट मैक्सिमम मिल रहा है और दोनों के लिए ओमेगा आर की वैल्यू क्या है? 1 रेडियन पर सेकेंड है। इसका मतलब दोनों सर्किट के लिए रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पे ये इस ग्राफ से हमको पता चल रहा है। ठीक है, फिर इसने पूछा है ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली। पहली चीज पूछी है स्टेट द रिलेशन बिटवीन L एंड C वैल्यूज ऑफ द 2 सर्किट्स व्हेन द करंट इन द 2 सर्किट्स इज मैक्सिमम। जब दोनों सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, पहला सर्किट ये है, ये फर्स्ट यहाँ पे दिखा रखा है, ये सेकंड सर्किट है जिसमें आपको कम करंट दिखा रखा है। इन दोनों सर्किट के लिए L और C की वैल्यूज में आपस में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है। दोनों के लिए जो चीज कॉमन है वो है ओमेगा आर। तो ओमेगा आर का फॉर्मूला ये होता है, तो हम हिंट यही है इस क्वेश्चन का कि ओमेगा आर दोनों के लिए कॉमन है। तो ओमेगा आर फॉर फर्स्ट सर्किट एंड ओमेगा आर फॉर सेकंड सर्किट आर इक्वल। अगर ये दोनों बराबर है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले सर्किट के लिए मैं वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे ओमेगा आर इक्वल टू 1/√L1C1। पहला जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट है, उसमें सपोज करो इंडक्टर की वैल्यू है L1 और कैपेसिटर की वैल्यू है C1, तो 1/√L1C1 आएगा। और जो सेकंड सर्किट है उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? 1/√L2C2। फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन पहले सर्किट के लिए लगाओगे तो L और C की जगह L1C1 लिखना है और दूसरे सर्किट के लिए लगाओगे तो ओमेगा की जगह L और C की जगह आपको L2C2 पुट करना है यहाँ पे। अब दोनों को स्क्वायर करो, दोनों साइड में स्क्वायर करो और उल्टा कर दो यहाँ पे, तो ये आएगा L1C1 इक्वल टू L2C2। हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर किया और इसको उल्टा कर दिया, तो ये आ गया L1C1 इक्वल टू L2C2। तो बताओ L1/L2 किसके बराबर आएगा? यहाँ पे C2/C1 के बराबर आएगा। जो दोनों सर्किट्स हैं उनकी L और C की वैल्यूज में आपस में क्या रिलेशन है? L1/L2 बराबर होगा C2/C1 के। ये पहला आंसर आ गया अपना। फिर सेकंड जो इसमें क्वेश्चन पूछा वो है इंडिकेट द सर्किट फॉर विच पावर फैक्टर इज हायर। पावर फैक्टर का मतलब होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको बताता हूं, पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई या फिर R/Z। किसी भी सीरीज RLC सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है वो इस cos फाई पे भी डिपेंड करती है। इसका डेरिवेशन हम आगे करेंगे अभी। तो ये जो cos फाई है इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं, और इसी को हम रेजिस्टेंस और इंपेडेंस के टर्म्स में लिख सकते हैं R/Z। ये दो फॉर्मूले हम पावर फैक्टर के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से सर्किट के लिए पावर फैक्टर ज्यादा है, तो पावर फैक्टर उस सर्किट का ज्यादा होता है जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा कनेक्ट होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब आप ये दोनों सर्किट देख के बताओ,
इन दोनों सर्किट को देख के बताओ कि कौन से सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा रखा होगा हमने। ये दोनों ही सीरीज आरएलसी सर्किट है, दोनों के लिए रेजोनेंस कंडीशन कॉमन है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम है ना दोनों के लिए। तो बताओ दोनों में से कौन सा ऐसा सर्किट है जिसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखी गई है या ज्यादा है उसमें। सेकंड वाला। कैसे पता चला ये? क्योंकि इसमें करंट आपको कम मिल रहा है। पहला वाला जो सर्किट है उसमें करंट ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और सेकंड सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए इसमें करंट कम मिल रहा है। और जिस सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका पावर फैक्टर क्या होगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो पावर फैक्टर की वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका मतलब जो पहला सर्किट है उसका रेजिस्टेंस कम है और सेकंड सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए पावर फैक्टर पहले सर्किट के लिए क्या होगा? कम होगा, और दूसरे सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, ये हमने इस फॉर्मूले से बताया। ठीक। और तीसरी चीज इसने पूछी है, ये सेकंड का बी पार्ट है, तीसरी चीज इसने पूछी है क्वालिटी फैक्टर इज लार्जर। कौन से सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है? तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/R√L/C, ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है। अब ये जो क्वालिटी फैक्टर ये तब ज्यादा होगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? कम हो। एल और सी की एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको दे नहीं रखी, तो इनसे तो हम पता लगा नहीं सकते। आर की वैल्यू जिस सर्किट के लिए कम है उसके लिए क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो दोनों सर्किट में से किसके लिए आर की वैल्यू कम है? पहले वाले सर्किट के लिए आर की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर पहले सर्किट के लिए ज्यादा होना चाहिए सेकंड सर्किट की कंपैरिजन में। तो इससे अपने पास आंसर आ गया कि पहले सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है, और सेकंड सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा होने से इसका क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहे हैं दोनों चीजें। आया समझ में? ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए पोर्शन ऑफ मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज टू 1200 किलोहर्ट्ज। ये मीडियम वेव ब्रॉडकास्ट बैंड क्या होता है? तो ये फ्रीक्वेंसी की एक रेंज होती है 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज तक की, जिससे हम रेडियो का सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं। तो रेडियो का जो सिग्नल है वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। अलग अलग जो सिग्नल होते हैं, जैसे मोबाइल का सिग्नल है वो भी अपन ट्रांसमिट करते हैं मोबाइल के थ्रू, वायरलेस मोबाइल होता है ना, तो उसके थ्रू हम जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, या डिश एंटेना का जो सिग्नल होता है या रेडियो का जो सिग्नल होता है, इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी इसलिए रखी जाती है ताकि सारे सिग्नल आपस में मिक्स नहीं हो। जैसे एक रोड होती है, उसके ऊपर जो हाई स्पीड से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उनके लिए अलग लेन होती है, जो कम स्पीड से चलते हैं उनके लिए अलग लेन होती है, और फुटपाथ अलग होता है ताकि पैदल चलने वाले के लिए हो। सबके लिए एक रास्ता नहीं होता है, नहीं तो ना तो फास्ट चलने वाले ढंग से चल पाएंगे ना स्लो चलने वाले ढंग से चल पाएंगे, तो सबके अलग अलग लेन बना देते हैं हाईवे के ऊपर। तो उसी तरीके से जितने भी टाइप के वायरलेस सिग्नल होते हैं, चाहे वो रेडियो का सिग्नल हो, चाहे वो टीवी का सिग्नल हो, चाहे वो मोबाइल का सिग्नल हो, उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ में मिक्स करके ट्रांसमिट किया जाता है ताकि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपस में मिक्स नहीं हो, मिक्स होकर सिग्नल खराब नहीं हो, इसके लिए ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे कि एक रेडियो है जो 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को रिसीव करता है। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? पहली फ्रीक्वेंसी है 800 किलोहर्ट्ज और दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1200 किलोहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी रेंज उसको रिसीव करनी है। इसने बोला इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी। सर्किट में जो इंडक्टर आपने लगा रखा है उसकी वैल्यू है 200 माइक्रो हेनरी, देन व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। तो आपको सर्किट में जो वेरिएबल कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। वेरिएबल कैपेसिटर क्यों? क्योंकि आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है, तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए आपको एक वेरिएबल कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा है उसकी रेंज क्या होगी, मतलब कितने से कितने तक उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए ताकि हम इस फ्रीक्वेंसी रेंज को रिसीव कर पाए। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? तो आपको पता है कि कोई भी सीरीज आरएलसी सर्किट हो, वो कोई भी फ्रीक्वेंसी जब रिसीव करता है तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर, जो कि होती है 1/2π√LC, इतनी होनी चाहिए। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी का, जैसे आपको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का या सपोज करो 800 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सिग्नल रिसीव करना है, तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 800, और इसके अकॉर्डिंग एल और सी की वैल्यूज को सेट करना पड़ेगा ताकि आप उस फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को, यानी कि 800 किलो हर्ट्ज वाले सिग्नल को रिसीव कर पाओ। ठीक है, तो आपको वो एल और सी की वैल्यूज को चेंज करके इस तरीके से सेट करना होता है और उसको किसके बराबर लाना होता है? 800
जैसे इस सर्किट की बात करें तो 800 किलो हर्ट्ज के बराबर लाना पड़ेगा ताकि हम इसको रिसीव कर पाए। तो क्या करना है इसके लिए, आपको इसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी इतनी रिसीव करनी है मान लो पहले, तो एफ आर की वैल्यू इसने बता दी, एल की वैल्यू भी इसने क्वेश्चन में बता दी, सी की वैल्यू आपको पूछी जा रही है। तो पहले तो इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज कर लो, जैसे पहले स्क्वायर कर दो इसको, यह आएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू एल सी, और इससे सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो अलग से। तो सी इक्वल टू क्या आएगा, सी इक्वल टू आएगा, सॉल्व करोगे तो 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू एफ आर स्क्वायर, ये आ गया अपने पास में। अब जैसे आपको पहले वाली फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है तो उसके लिए सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसको मैं C1 लिख रहा हूं, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 4 पाई स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी है 200, और माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, और ये माइक्रो की वैल्यू मैंने पुट करी है। बाकी एफ आर की वैल्यू आपको 800 किलो हर्ट्ज लेनी है जिसको आपको रिसीव करना है एक तरह से, और किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, इसलिए मैं ये 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इसका स्क्वायर करना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आएगी जो आपको सेट करनी पड़ेगी 800 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को रिसीव करने के लिए। और इसी तरीके से अगर आपको 1200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है तो इसी फॉर्मूले से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा इस पर एफ आर की वैल्यू 1200 किलो हर्ट्ज पुट करनी है, तो फॉर्मूला होगा 4 पाई स्क्वायर, एल की वैल्यू है अपने 200, माइक्रो को चेंज करके लिख दो 10 की पावर -6 इंटू, और फ्रीक्वेंसी इस बार रिसीव करनी है 1200 किलो मतलब 10 की पावर 3, और इसका स्क्वायर कर दो तो ये अपने पास में वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये कैपेसिटर की सेकंड वैल्यू होगी जो 1200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिसीव करने के लिए आपको सेट करनी पड़ेगी। तो अगर इनके बीच की कोई फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव करनी हो, जैसे 800 से 1200 के बीच की कोई फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में होनी चाहिए। जैसे C1 की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे C2 की भी वैल्यू कुछ निकल के आएगी। तो ये तो 800 और 1200 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए C की वैल्यू है, बीच की अगर कोई फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में कुछ आएगी। तो आपके पास एक रेंज आ गई कि C1 इतना होना चाहिए, C2 इतना होना चाहिए, मतलब इतने से इतने कैपेसिटेंस के बीच में कैपेसिटर की वैल्यू होनी चाहिए ताकि आप इस रेंज की कोई भी फ्रीक्वेंसी इजीली रिसीव कर पाओ, ये इसका मतलब है। तो रेंज इससे निकालनी है आपको, तो इसको सॉल्व करके C1 कैलकुलेट कर लेंगे और इसको सॉल्व करके C2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, आया समझ में। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एन इंडक्टर एंड ए बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 2 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज π/4 रेडियन, कैलकुलेट द इंपीडेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो इंपीडेंस और एक इंडक्टेंस। क्या क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि एक इंडक्टर और एक बल्ब, इन दोनों को हमने एक AC वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लगा रखा है, ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना दे रखा है 12 वोल्ट, यानी कि ERMS आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, एक इंडक्टर है और एक बल्ब, बल्ब को हम रेजिस्टेंस मानते हैं, याद रखना है बल्ब का जो फिलामेंट है वो एक रेजिस्टेंस होता है। तो बल्ब में से जब भी करंट पास होता है, बल्ब के अंदर से जब करंट पास होगा, यानी कि फिलामेंट से जब करंट पास होगा तो ये गर्म होकर चमकता है, तो एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस ही होता है। तो बल्ब की जब भी बात करें तो बल्ब को एक रेजिस्टेंस की तरह आपको कंसिडर करना है। कॉइल या सोलेनॉइड की बात करें तो उसको एक इंडक्टर की तरह आपको कंसिडर करना है। तो इसने बोला कि एक इंडक्टर और एक बल्ब उनको सीरीज में लगा रखा है और एक AC वोल्टेज सोर्स साथ में लगा दिया, साथ में जो करंट मिल रहा है सर्किट में वो कितना है 2 एम्पियर। ये करंट कौन सा दे रखा है, RMS करंट। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो हम करंट को कौन सा करंट समझेंगे, RMS करंट। वोल्टेज को कौन सा वोल्टेज समझेंगे, RMS वोल्टेज, याद रखना है। फिर आपको बोला कि करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, ये है π/4 के बराबर। अब दो चीजें पूछी है, एक तो इंपीडेंस और एक इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट। एक तो L की वैल्यू पूछी और एक सर्किट का इंपीडेंस पूछा जा रहा है। इंपीडेंस कैलकुलेट करना तो बिल्कुल इजी है, देखो ERMS दे रखा है, IRMS दे रखा है, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है Z = ERMS अपॉन IRMS, वोल्टेज अपॉन करंट, यही होता है इंपीडेंस के बराबर। वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, करंट कितना है 2 एम्पियर, तो बताओ कितना आएगा, यह आएगा 6 ओम। ठीक है, 12 वोल्ट का AC वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, करंट कितना है 2 एम्पियर, और वोल्टेज अपॉन करंट यही होता है इंपीडेंस, तो ये आएगा
6 ओम के बराबर। फिर दूसरी चीज पूछिए इंडक्टेंस बताओ, एल की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पे एक चीज इसने दी है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/4। इसका क्या यूज है? तो हम जानते हैं कि कोई भी आरएलसी सर्किट हो या कोई भी आरएल सर्किट भी हो सकता है, आरसी सर्किट भी हो सकता है, उसके अंदर जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर इक्वल टू कॉस फाई, या इसको क्या लिख सकते हो, R/Z लिख सकते हो। यहां पे फाई की वैल्यू दे रखी है π/4, मैं इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखता हूं क्या आता है। cos π/4 इक्वल टू इधर क्या आएगा R, और Z की वैल्यू क्या होगी, ये कौन सा सर्किट है, आरएल सर्किट। आरएल सर्किट के लिए जो इंपीडेंस है वो बराबर होता है √R² प्लस XL² के, ठीक है। अब ये cos π/4 बराबर होता है 1/√2 के, इक्वल टू R/√R² प्लस XL²। एक काम करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाएगा, और एक काम और करो साथ में, दोनों साइड में स्क्वायर करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और उधर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा R² प्लस XL², और इधर आएगा ये स्क्वायर करने पे 2 और ये R², यानी कि 2R² बन गया। अब ये जो R² उधर लेके जाओगे तो वो एक R² को कैंसिल कर देगा, तो XL² इक्वल टू आ गया R², यानी कि XL किसके बराबर है, R के बराबर है। तो ये जो फेज डिफरेंस π/4 दे रखा था सर्किट में, उससे हमको ये पता चला कि सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL, इंडक्टर का AC के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो R के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। अब इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, Z इक्वल टू √R² प्लस XL², और क्योंकि R की वैल्यू XL के बराबर है इसलिए R को हटा दो यहां से, तो Z इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अगर इसको R लिख दोगे, सॉरी इस R को अगर XL लिख दोगे तो XL² और ये XL² ये बन गया 2XL², अंडर रूट से बाहर आएगा √2 इंटू XL, ठीक है। अंडर रूट से बाहर XL आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 बच जाएगा। अब Z की वैल्यू हमने सॉल्व करी थी अभी, किसके बराबर है, 6 ओम के बराबर है, ये 6 ये आ गया √2, और XL का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा L या 2πf इंटू L, है ना, 2π और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज इंटू L। तो L आपको पूछा कि L कितना होगा, तो सॉल्व कर दो इसको, ये आएगा 6 अपॉन, ये आएगा 2√2 पाई इंटू 50। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये जो इंडक्टर है उसका सेल्फ इंडक्टेंस इसको कैलकुलेट करने पे निकल के आ जाएगा। कर लोगे इसको कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर एंड ए रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड आर are 120 volt and 90 volt respectively, and if RMS current in the circuit is 3 ampere, then calculate the impedance and power factor of the circuit। दो चीजें कैलकुलेट करके बतानी है, एक तो impedance कितना है और एक पावर फैक्टर कितना है। पहले तो जो चीजें गिवन है वो नोट कर लेते हैं। एक कैपेसिटर और रेजिस्टर की बात कर रहा है जिसको हमने सीरीज में एक एसी सोर्स के अक्रॉस लगा रखा है। एक तो कैपेसिटर है और एक क्या चीज है, रेजिस्टर, ठीक है। और इनको सीरीज में हमने एक एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप है वो है 120 वोल्ट, और जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप है 90 वोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और सर्किट में जो आरएमएस करंट फ्लो हो रहा है वो आपको दिया हुआ है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है। पहली चीज पूछी है इंपीडेंस। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS, ठीक है। अब IRMS तो दे रखा है इसने, क्वेश्चन में दे रखा है IRMS कितना है, 3 एम्पियर है। ERMS गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। ये कौन सा सर्किट है, RC सर्किट। RC सर्किट में जो RMS वोल्टेज होता है, RMS वोल्टेज उसका फॉर्मूला होता है √VR² प्लस VC²। देखो अगर RLC सर्किट होता है तो उसके लिए ERMS इक्वल टू हम लिख सकते हैं √VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। लेकिन अगर सर्किट में इंडक्टर है ही नहीं, L नहीं है, तो XL की वैल्यू 0 होने से VL की वैल्यू 0 हो जाएगी और फॉर्मूला बन जाएगा √VR² प्लस VC²। तो ये फॉर्मूला आपको ERMS के लिए यूज करना है। कब, जब आपको RL सर्किट दे रखा हो।
डिवाइडेड बाई क्या आएगा IRMS। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने पे, कैलकुलेट करो। VR आपको कितना दे रखा है, VR दे रखा है 90, तो 90 का स्क्वायर कर दो, प्लस VC दे रखा है 120, 120 का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई 3। ये सॉल्व करोगे तो ये 150 के बराबर आएगा डिवाइडेड बाई 3, यानी कि आंसर आ गया 50 ओम। तो जो ये जो RC सर्किट है इसका जो इंपीडेंस है वो कितना है बताओ, इंपीडेंस है 50 ओम के बराबर। दूसरी चीज पूछिए पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बताओ, दूसरी चीज क्या पूछी है, पावर फैक्टर। अब अगर करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस गिवन हो तब तो हम cos फाई वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम फॉर्मूला यूज करेंगे पावर फैक्टर के लिए R/Z वाला। अब R की वैल्यू भी गिवन नहीं है, Z तो चलो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो या तो R कैलकुलेट करो। R कैलकुलेट करने के लिए आप ये कर सकते हो, जैसे RMS वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आपको दे रखा है, VR बराबर होता है IRMS इंटू R। IRMS गिवन ही है क्वेश्चन में, VR गिवन ही है, तो उससे R कैलकुलेट कर लो और इसमें पुट कर दो। एक तरीका तो ये है, और एक सीधा तरीका ये है कि आपको ये जो ERMS है ये तो आपने सॉल्व किया ही था अभी, ये कितना आया था 150 आया था, अंडर रूट ऑफ 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे कितना आया 150। तो ये आप जो फॉर्मूला है इसको कन्वर्ट कर लो किसके टर्म्स में, वोल्टेज के टर्म्स में। जैसे मैं ऊपर नीचे यहाँ पे IRMS से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये ऊपर बन जाएगा IRMS इंटू R और ये नीचे बन जाएगा IRMS इंटू Z। ये जो IRMS इंटू R है इसी को हम VR बोल रहे हैं यहाँ पे, और IRMS इंटू Z है उसको हम बोल रहे हैं ERMS। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पता है, VR क्वेश्चन में गिवन है 90, और ये जो ERMS है इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, जिसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 150। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये आएगा 3/5। यानी कि ये जो सर्किट है इसका पावर फैक्टर कितना दे रखा है आपको, पावर फैक्टर दे रखा है 3/5। ये जो सर्किट है इसका पावर फैक्टर कितना है सॉल्व करने पे 3/5। एक चीज याद रखना है कि ये वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 1 आ सकती है, अदरवाइज 1 से कम ही रहेगी, क्योंकि पावर फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू cos फाई, और cos फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, तो 1 से कम होगी या फिर मैक्सिमम 1 के बराबर हो सकते हैं, 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी पावर फैक्टर की वैल्यू किसी भी सर्किट के लिए। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गए अपने पास, इंपीडेंस भी आ गया और पावर फैक्टर भी निकल के आ गया। आया समझ में, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an inductor 200 millihenry, capacitor 500 microfarad and a resistor 10 ohm are connected in series with a 100 volt variable frequency AC source. Calculate the frequency at which the power factor of the circuit is unity. पावर फैक्टर की वैल्यू 1 कब होगी ये हमको सर्किट में बतानी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा। सेकंड बताना है करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एट दिस फ्रीक्वेंसी। और तीसरी चीज पूछी है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। तीनों चीजें कैलकुलेट करके देखते हैं, जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लो। क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू है 200 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 500 माइक्रोफेरेड, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है हमको 10 ओम। ये तीनों वैल्यूज हमको क्वेश्चन में गिवन है। इसके अलावा आपको जो एसी सोर्स हमने लगा रखा है उसकी वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, और एसी सोर्स के लिए जो भी वोल्टेज बताया जाता है वो हमेशा उसकी आरएमएस वैल्यू होती है। तो 100 वोल्ट यहाँ पे क्या है, आरएमएस वोल्टेज, जो भी आपने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है उसकी आरएमएस वैल्यू है ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिसके ऊपर पावर फैक्टर की वैल्यू 1 बन जाएगी। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू या तो cos फाई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो या R/Z वाला, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब ये जो फॉर्मूला है R/Z वाला, इससे मैं आपको समझाता हूं कि पावर फैक्टर 1 कब होगा। देखो ये वाली वैल्यू 1 कब होगी, जब Z की वैल्यू किसके बराबर हो, R के बराबर हो। ये दोनों वैल्यू सेम होंगे तभी तो ये रेशो 1 आएगा। जब Z की वैल्यू R के बराबर होगी तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी, यूनिटी यानी कि 1। अब Z की वैल्यू R के बराबर एक ही केस में होती है, सीरीज RLC सर्किट में Z की वैल्यू R के बराबर एक ही केस में होती है, जब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन होती है। और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन में जो इंपीडेंस है वो मिनिमम होता है R के बराबर, और XL और XC आपस में इक्वल होने की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। तो एट रेजोनेंस
जो Z है वो R के बराबर होगा और जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो आपको पूछा है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, मतलब वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिसके ऊपर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तब पावर फैक्टर 1 बनेगा। मतलब आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी इसने, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, जैसे 2π और L की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, और मिली मतलब 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा, मिली में दे रखा नहीं इसलिए 10 की पावर -3 लिखेंगे। और C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 माइक्रोफेरेड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी अपने पास 1/2π, ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 की पावर -2, अंडर रूट से बाहर 10 की पावर -2 आएगा। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा 100/2π, यानी कि 50/π, ये आएगा सॉल्व करने पे अपने पास में रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू होगी 50/π हर्ट्ज, ठीक है। ये आपका पहला आंसर है, जो पहली चीज पूछी है उसने उसका आंसर ये है। दूसरी चीज जिसने पूछी है करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि I0 पूछा जा रहा है। अब I0 का फॉर्मूला होगा E0/Z, लेकिन आपको पता है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ये करंट पूछ रहा है, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, R के बराबर, इसलिए मैं इसको E0/R लिख देता हूं। तो बताओ I0 कितना आएगा। अच्छा, E0 डायरेक्टली गिवन नहीं इक्वेशन में, आपको ERMS दे रखा है, और E0 और ERMS में क्या रिलेशन बताया था, ERMS बराबर होता है E0/√2, यानी कि E0 बराबर होगा √2 टाइम्स ऑफ ERMS डिवाइडेड बाई R। अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ERMS है यहाँ पे 100 और R की वैल्यू कितनी दे रखी है इक्वेशन में, 10। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, I0 बराबर आएगा 1 0 कैंसिल, यानी कि 10√2 एम्पियर। ये आ गया अपना पीक करंट, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और तीसरी चीज क्या पूछी इसने, क्वालिटी फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या है 1/R√L/C। वैल्यू पुट करो इसमें 1/R, R की वैल्यू है यहाँ पे 10, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू देखिए 200 मिली मतलब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू है यहाँ पे 500 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा सॉल्व करने पे, ये 2 0 तो उड़ा ही देते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 2000/5 यानी कि 400 आएगा, और 400 से बाहर आएगा 20/10 यानी कि पूरा सॉल्व करोगे तो ये 2 आएगा। तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 के बराबर है। इस सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर वो 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों आंसर आ गए अपने पास में। वो फ्रीक्वेंसी आ गई जिसके ऊपर जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू 1 होगी, वो होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, याद भी रख सकते हो। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे ही पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के हमने उसको कैलकुलेट कर दिया। फिर उसने पूछा पीक करंट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो भी कैलकुलेट कर दिया, फॉर्मूला बेस्ड है एकदम। और तीसरी चीज क्या पूछी इसने, क्वालिटी फैक्टर, तो उसका फॉर्मूला लगा के हमने वैल्यूज पुट करके सॉल्व किया है। बिल्कुल आसान है एकदम, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी of a transformer which step down 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm, assuming the efficiency of the transformer to be 80%। पहले तो जो चीजें गिवन होती है क्वेश्चन में पहले वो नोट कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो। सबसे पहले इसने बोला कि एक ट्रांसफॉर्मर है और इसकी प्राइमरी कॉइल में करंट आपको बताना है। ये ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है 200 वोल्ट को 20 वोल्ट के अंदर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो इसकी प्राइमरी कॉइल को जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो तो 200 वोल्ट है, और आउटपुट में जो मिल रहा है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वो 20 वोल्ट है। टू ऑपरेट ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, और जिस डिवाइस को वोल्टेज कम करके हमको ऑपरेट करना वो 20 ओम का है, यानी कि ये आउटपुट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 20 ओम के बराबर। ठीक है, इफिशियंसी कितनी दे रखी है ट्रांसफॉर्मर की 80%, जिसका मतलब है ये 80% एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएगा इफिशिएंटली, और 20% क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। ठीक है जी। आपको इनपुट करंट पूछा है, पहले तो
आउटपुट वोल्टेज आपको दे रखा है, आउटपुट रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, तो आउटपुट करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी हमको। आउटपुट करंट बराबर होगा आउटपुट वोल्टेज ES डिवाइडेड बाई आउटपुट रेजिस्टेंस RO। आउटपुट वोल्टेज कितना 20, आउटपुट रेजिस्टेंस भी 20, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। तो आउटपुट साइड में जो आपको करंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर के बराबर मिल रहा है। अब इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, और आउटपुट पावर को आप क्या लिख सकते हो, ES इंटू IS डिवाइडेड बाई इनपुट पावर EP इंटू IP इंटू 100। अब देखो ES, EP और IS ये तीनों चीजें हमको पता है, और जो इफिशियंसी है वो भी हमको गिवन है, तो IP आप इजीली पता कर सकते हो। IP बराबर आ जाएगा, IP इधर ले जाओ, इफिशियंसी को इधर ले आओ, तो ये आएगा ES IS डिवाइडेड बाई EP इंटू ईटा इंटू 100। तो बताओ आंसर क्या आएगा, ES कितना है 20, IS कितना है 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई EP कितना है 200, और इफिशियंसी कितनी है 80%, और इंटू 100 कितना आएगा सॉल्व करोगे तो, 1 जीरो तो यहाँ पे उड़ा ही देते हैं, ये 2 जीरो भी उड़ा दो, ये आएगा 2 से 2 कैंसिल होके 1/8 एम्पियर। तो ये है अपना इनपुट करंट, ठीक है IP। आया समझ में, प्राइमरी कॉइल को इतना करंट दिया जा रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट्स ऑन ए 2.5 किलोवोल्ट लाइन, it supplies a load with 20 ampere, the ratio of the primary winding to the secondary is 10:1, if the transformer is 90% efficient then calculate the power output, the voltage and current in the secondary। एक तो आउटपुट पावर बतानी है, और एक सेकेंडरी कॉइल में आपको यानी आउटपुट साइड में आपको वोल्टेज और करंट भी बताना है, यानी कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज बताना है, साथ में आउटपुट पावर बतानी है। ठीक है जी, क्या क्या चीजें गिवन है पहले वो लिख लो। ट्रांसफॉर्मर 2.5 किलोवोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, मतलब ये इनपुट वोल्टेज है, ये है EP 2.5 किलोवोल्ट। ठीक है, किलो मतलब 10 की पावर 3 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 2500 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इट सप्लाइज ए लोड विद 20 एम्पियर, ये आपको इनपुट साइड में जो करंट है वो आपको दे रखा है 20 एम्पियर। इनपुट साइड में कोई लोड है यानी कोई रेजिस्टेंस है, उसको इसने 20 एम्पियर करंट सप्लाई किया इतने वोल्टेज ने, तो ये इनपुट करंट हो गया अपना। द रेशियो ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग टू द सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि NP अपॉन NS आपको दे रखा है, जो कि 10:1 के बराबर है। वाइंडिंग्स का जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है वो आपको दे रखा है। इफ द ट्रांसफॉर्मर इज 90% इफिशियंट, इफिशियंसी कितनी है 90%, 90%। ठीक है, तो आपको पूछा है आउटपुट पावर वगैरह ये सब बताओ। ठीक है जी, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट और आउटपुट पावर आपको बतानी है। इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट आपको दे रखा है, तो आप इससे इनपुट पावर तो कैलकुलेट कर ही सकते हो इजीली। इनपुट पावर क्या होगी EP इंटू IP। ठीक है, EP कितना होगा 2500 और IP कितना होगा 20। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 10 की पावर कितना बन जाएगा 10 की पावर 4 बन जाएगा, तो ये आएगा अपने पास में वाट के अंदर। तो ये आ गई इनपुट पावर। अब इफिशियंसी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, और इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम आउटपुट पावर कैलकुलेट कर लेंगे। इनपुट पावर तो अपने पास आ ही चुकी है, तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आउटपुट पावर इक्वल टू, ये देखो सब उधर ले जाओ, ईटा इंटू इनपुट पावर डिवाइडेड बाई 100। ईटा है 90, जो इनपुट पावर है वो है अपने पास में 5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 जीरो तो ये उड़ा देंगे, तो ये आएगा 45,000 वाट। तो ये है अपनी आउटपुट पावर। आया समझ में, ये आउटपुट पावर आ गई। अब आपको नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है वही वोल्टेज का रेशियो होता है, ये आपको पता है। ES अपॉन EP ये बराबर होता है NS अपॉन NP के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो आपको दे रखा है और EP भी आपको दे रखा है, तो ES आप इजीली पता कर सकते हो। ES बराबर आ जाएगा EP इंटू NS अपॉन NP। ES कितना आएगा सॉल्व करोगे तो, EP कितना दे रखा है 2500। ठीक है, और NS अपॉन NP कितना है वो देखो, NP अपॉन NS लिखा है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा 1/10, तो ये आएगा 250 वोल्ट। ये है आउटपुट वोल्टेज।
और आउटपुट करंट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आउटपुट पावर आपको पता है, आउटपुट वोल्टेज पता है, तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला तो ये होता है ई एस इंटू आई एस। तो इससे आप आई एस कैलकुलेट कर लो, आउटपुट करंट। यह आ जाएगा आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट पावर कितनी है? 4500 वाट, और ई एस कितना है? 250। अच्छा 45,000 है ये, हाँ जी। तो कितना आएगा सॉल्व करने पे? ये आएगा सॉल्व करने पे 180 एम्पियर के बराबर। कितना आएगा? 180 एम्पियर के बराबर आएगा। ठीक है जी। बाकी फॉर्मूले दो ही यूज कर रहे हैं। देखो पावर का फॉर्मूला तो वोल्टेज इंटू करंट है, वो तो पता ही है अपन को। बाकी इफिशियंसी का फॉर्मूला और एक नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है वो वोल्टेज के रेशियो के बराबर होता है। तो वो दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं। ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना बोलो? क्योंकि वो किसके लिए बताया था? आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, जिसकी इफिशियंसी 100% होती है, उसके लिए ही लगा सकते हो। ये तो लॉस वाला ट्रांसफॉर्मर है, 90% इफिशियंट है, मतलब लॉस कितना करेगा? कितना लॉस कर रहा है ये ट्रांसफॉर्मर बताओ? 10%।